नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आ पहुंची है मैनपुरी, यानी यादव परिवार का गढ़, यानी मुलायम सिंह यादव का गढ़। यहां पर हवा का रुख क्या है वही जानने के लिए हम पहुंचे हैं। जनता के सवाल होंगे, प्रतिनिधियों के जवाब होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को रखने वाले हैं। तीसरे दौर का धुआंधार प्रचार जारी है। मोदी योगी के विजय रथ को रोकने की खातिर विपक्ष भी पुरजोर कोशिश कर रहा है। उधर तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी और परिवार की फर्स्ट प्रायोरिटी सीट्स, यानी जहां पर परिवार के लोग मैदान में हैं, उन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मसलन फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, ये वो सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मैनपुरी के मैदान में डिंपल यादव विरासत बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, तो फिरोजाबाद में अक्षय यादव के सामने सीट फिर से हासिल करने का दबाव है। तो वहीं बदायूं में शिवपाल के बेटे आदित्य यादव परिवार का गढ़ सुरक्षित रख पाते हैं या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। उधर कन्नौज के सियासी रण में खुद अखिलेश यादव के सामने बीजेपी से परिवार का गढ़ वापस लेने की चुनौती है। और इन सब के बीच गठबंधन के साथ राहुल और प्रियंका भी नई रणनीति के तहत अमेठी और रायबरेली की सियासी फाइट में उतर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि परिवार की गढ़ परीक्षा का क्या होगा नतीजा। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम मैनपुरी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट दें। परिवार की गढ़ परीक्षा, क्या होगा नतीजा। मैनपुरी का मैदान, विरासत बचाने का घमासान। इस तरह की जो ये बातचीत और जो भाषा शैली जो निकल के आती है, तो ये सही मायनों में भाजपा के जो चरित्र है उसको दर्शाने का काम कर रही है। कन्नौज का संदेश, गढ़ वापस ले पाएंगे अखिलेश। पहले चरण से इनका पत्ता साफ होना शुरू हो गया है। राहुल फिर आएंगे अमेठी, रायबरेली से प्रियंका की एंट्री। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ एक खतरनाक कानून बनाकर लेकर आने चाहते हैं कि क्या हमारा वोट जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों। तीसरा चरण, राहुल अखिलेश वर्सेस मोदी का विजय रथ। मेहमानों का आपसे परिचय करवाएं, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपका परिचय करवाते हैं मैनपुरी की जनता से। ये जनता जो आज अपने सवाल लेकर पहुंची है, मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली आप सब लोग अपने लिए बजा लीजिए। एक सार्थक चर्चा के लिए अपने अपने सवाल तैयार रखिएगा, शांतिपूर्वक मैं आप सबके पास आऊंगा, आप हाथ उठाइएगा, सवाल करिएगा। अब मेहमानों का परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ राम नरेश वर्मा जी हैं, आप बीएसपी से हैं। साथ ही साथ हमारे साथ नेहा यादव जी, आप समाजवादी पार्टी से हैं, अपना पक्ष रखेंगी। प्रदीप सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से, वो अपना पक्ष रखेंगे। अजय दुबे जी हैं, कांग्रेस पार्टी से, गठबंधन का हिस्सा है, वो अपना पक्ष रखेंगे। और कृष्णकांत मिश्रा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपना पक्ष रखेंगे। नेहा जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। ये तीसरे चरण का जो रण है, परिवार का गढ़ बचाने की चुनौती है, तैयार हैं इसके लिए? जी देखिए, बिल्कुल तैयार हैं। और आपने अपने इस कार्यक्रम का नाम चुनाव एक्सप्रेस रखा है, इससे भाजपा नाराज हो जाएगी। आपको चुनाव बुलेट ट्रेन रखना चाहिए था, क्योंकि बगल में ही 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे आदरणीय अखिलेश जी ने दिया है और जनता इस बार विकास के मुद्दे पे वोट करेगी। मैनपुरी श्रद्धेय नेताजी का परिवार है। मैं श्रद्धेय नेताजी के श्री चरणों में अपना नमन अर्पित करती हूँ और मैनपुरी की जनता श्रद्धेय नेताजी की जो विरासत है, जो विचारधारा है, उसे बचाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पिछली बार आदरणीय डिंपल यादव जी यहाँ से ऐतिहासिक मतों से जीती थी और इस बार मैनपुरी की जनता ने प्रण लिया है कि 5 लाख के अधिक अंतर से मैनपुरी की जनता यहाँ जिताएगी और भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त करके भेजेगी। ठीक है, आप इस पर काउंटर करेंगे, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन राम नरेश वर्मा जी, इस सीट पर कभी बीएसपी का खाता खुला नहीं। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ आए, मुलायम सिंह यादव जी जीते तो आपके भी प्रत्याशी थे। इस बार कुछ उम्मीद है आपको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2004 में यहाँ दूसरे नंबर पर रही
और 2004 में बाई इलेक्शन हुआ, बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही, करारी टक्कर यहां देने का कार्य किया। 2009 का चुनाव हुआ, बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही, करारी शिकस्त दी, 2.25 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला। इस बार भी बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत कुशल शासन करके दिखाया है। सारे गांव में प्राथमिक स्कूल से लेकर के, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के, रोड से लेकर, खरंजे से लेकर के, और आवास बना करके शहरों में गरीबों को देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। बहन कुमारी मायावती जी के शासन को देखते हुए बहनपुरी की जनता ने मन बनाया है, इस बार बहुजन समाज पार्टी इस गढ़ को फतेह करके छोड़ेगी। जो आज तक नहीं हुआ वो इस बार होगा, ये आप कह रहे हैं। प्रदीप जी, 35 बरस से यादव परिवार का गढ़ बना हुआ है, आपने जयवीर जी को उतारा है, आपको लग रहा है कि इस गढ़ में वो सेंधमारी कर पाएंगे? ये अब गढ़ नहीं गड्ढे में परिवर्तित होने वाला है। और रहा सवाल इस बात का कि जो विकास की बात इन्होंने कही हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने, यहाँ ठेकेदारों का विकास हुआ है, किसी भी जनता के कार्य का विकास नहीं हुआ है। और प्रमाणिक मैं एक बात कहता हूँ, मैनपुरी और इटावा रोड बनाया गया था इनकी सरकार में। निवर्तमान यहाँ के जो विधायक रहे वो ठेकेदार हुआ करते थे। 3 बार उसकी जांच हुई जब केंद्र सरकार के द्वारा, तो माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह जी जो अब नहीं है मेरे बीच में, उन्होंने यही क्रिश्चियन फील्ड में खड़े होकर कहा था कि हमारे राजू यादव जी का नुकसान हो गया है, नाम लेके कहा था इनकी भरपाई करवानी चाहिए। वो जनता का पैसा था, ना कि माननीय नेताजी का पैसा था। ठीक है, 1 सेकंड में आऊंगा आपके पास, आप काउंटर करिएगा। कांग्रेस पार्टी भी 3 बार इस सीट पर जीती है, लेकिन 89 के बाद से दोबारा कभी लौटकर आए नहीं। इस बार गठबंधन का हिस्सा हैं, इसी बात में खुश हो जाएंगे कि समाजवादी पार्टी जीतती है तो हम जीत जाएंगे। आज जितना भी यहाँ आप देख रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल इंजन तो छोड़ दीजिएगा। उसके बावजूद भी अभी नगर पालिका क्षेत्र के आप बाढ़ों का अगर अवलोकन करेंगे तो वहां देखेंगे आप जल भरा हुआ है। बहुत बड़े इंटर कॉलेज है, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज, उसके बगल में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा गड्ढा है जो परमानेंट 10 साल से बना है। जबकि आपकी यहाँ नगर पालिका में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। आखिर क्या कर रहे हो आप काम को? केवल जुमलों से सरकार नहीं चलती है, काम तो करना पड़ेगा धरातल पे आकर, आपको जमीन पे आके काम करना पड़ेगा। 30 बरस से यहाँ के सांसद ने जो काम किया, वो सबसे ज्यादा जो भी अभी विकास कार्य आपको मैनपुरी जनपद में देख रहे हैं, चाहे वो स्टेडियम बना हो, चाहे सड़कें बनी हो, वो या तो समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने किया है। इनका कोई काम ही नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे, डबल इंजन का कोई काम नहीं। ठीक है, कृष्णकांत जी, मैनपुरी यादव परिवार का गढ़ है, गढ़ क्यों है ये समझाइए, और क्या इस गढ़ में आपको लग रहा है कि जयवीर कमल खिला पाएंगे? देखिए अमित जी, बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और यादव परिवार का गढ़ हम लोग इसलिए भी कह सकते हैं कि यहाँ इस जो क्षेत्र बना है, नया परिसीमन हुआ, उसमें सबसे ज्यादा यादव वोट है। यहाँ ऐसा भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स रहे हैं एकदम कड़ी टक्कर दी है उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को। कोई 11,000 से हारा है, कोई 13,000 से हारा है। और तो और नेताजी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उपदेश सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे तो 51,000 वोट से हारे थे। अभी 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ साक्य समाज से कैंडिडेट था, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था प्रेम सिंह साक्य, वो करीब 90,000 वोट से हारे थे। लेकिन उपचुनाव में वहीं उनकी पुत्रवधू डिम्पल यादव 2,80,000 से जीती। तो लगातार 1996 से जो इनकी परंपरागत सीट चली आ रही है, उससे ये कह पाने में कोई शंका नहीं, कोई कतई 1% भी मन में विचार नहीं आएगा कि ये यादवगढ़ नहीं है। ओके, ठीक है। नेहा जी, आप काउंटर करना चाहती हैं वो बताइएगा। और साथ ही साथ जो जिक्र अभी उन्होंने किया कि 2019 में जब एसपी बीएसपी का गठबंधन था, मुलायम सिंह यादव जी इतने कद्दावर नेता आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हार जीत का अंतर बहुत कम हो गया था, 90,000 के आसपास वोट से वो जीते थे। उपचुनाव में डिम्पल यादव जी ने बड़ी जीत दर्ज की। आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी को उससे एक पॉजिटिव से माइंडसेट मिला कि 2019 में गठबंधन के बावजूद सिर्फ 90,000 वोट से जीते थे? देखिए, भाजपा का कोई माइंडसेट नहीं है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में और देश में कोई काम नहीं किया। अभी हमारे भाई ने कहा कि ठेकेदार, अरे भाई ठेकेदार की वो बात कर रहे हैं जिन्होंने इस देश में सबसे बड़ा घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा घोटाला किया है। ये चोर, लुटेरे, डकैत अगर ऐसी बात करें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और दूसरी बात, रही बात ठेकेदारी की, इन्हें पता नहीं होगा, ये बेचारे गरीब, इन्हें काम ही नहीं मिलता। गुजरात के ठेकेदार यहाँ सारे लगा दिए गए। गुजरात की कंपनियों को उत्तर प्रदेश में काम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों से वोट लेंगे, इनसे मजदूरी करवाएंगे और खाना खिलाएंगे कहाँ? गुजरात के लोगों को। तो गुजरातियों ने उत्तर प्रदेश पे कब्जा कर रखा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो मैं इन्हें कह ही देती हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भाजपा ने उस नारे को बदल के कर दिया है, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। आपका काउंटर
जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी का जो कहना है उस पर मैं काउंटर करता हूं। ये जो विकास की और उसकी चर्चा कर रही हैं, मैनपुरी से माननीय श्रद्धेय नेताजी ने वोट लिया और मैनपुरी में एटीएफ चलती थी, फरखाबाद टुंडला आगरा के नाम से ट्रेन, और यहां से वोट लेने के बाद उस ट्रेन को ले गए इटावा। यहाँ पे जब माननीय मुख्यमंत्री बने थे 1989 में, तो एक घोषणा करने के बाद कि यहाँ पे शुगर मिल की स्थापना करेंगे, और शुगर मिल की स्थापना नहीं की और जसवंत नगर ले गई। जब केंद्र सरकार एनजीटी ने उसको परमिशन नहीं दी, आज तक नहीं खुल पाए। यहाँ बेरोजगारी का माननीय मुलायम सिंह जी की पार्टी समाजवादी पार्टी ने यहाँ बेरोजगार बनाने का काम किया, चूंकि यहाँ रैलियों में लोग इकट्ठे होते हैं। अब मैं आप सबसे सवाल लूंगा, बारी बारी से अपने हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। जी, आपका सवाल। हमारी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है, इनके पास जो है ना परिवारवाद के अलावा कोई मतलब ऐसा कैंडिडेट नहीं मिल रहा। मैनपुरी से डिम्पल, कन्नौज से अखिलेश जी। परिवारवाद पर आपका सवाल है, जी बताइए। हाँ। मेरा भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल है कि मणिपुर में महिलाओं को इंसाफ नहीं दिला पाए, कोई बात नहीं, लेकिन भोगांव में आपके विधायक हैं और ब्राह्मण कास्ट से आते हैं और बहन अनुष्का पांडे को न्याय क्यों नहीं दिला पाए? ठीक है, आपका सवाल। और किस? हाँ, आपका सवाल। सर, प्रदीप मिश्रा जो यहाँ से मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी, ये चुनाव लड़के यहाँ से पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, सबसे बड़ा काम तो इन्होंने ये किया है कि मैनपुरी में इन्होंने हर चौराहे पे देश के महानुभावों की मूर्ति लगवा दी। और नंबर 2, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है नौनेर पे, ऑडिटोरियम बनने जा रहा है 1000 की क्षमता का। उसके अलावा जो अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसमें सबसे ज्यादा अग्रणी रहे, अपने सर पर राम चंद्र की पादुका लेके गए और वहाँ पर। ओके, आपका सवाल बताइए। मेरा सवाल समाजवादी की प्रवक्ता ये है कि नेताजी ने क्या किया है। ये बोला है नेताजी ने कि लड़कों से गलती हो जाती है, मतलब हम लोग यहाँ जीना मुश्किल था। हमारी जब भी लड़कियां घर से निकलती थी तो समाजवादी के गुंडे उनको घर से नहीं आना। मेरा सवाल एक ही है, सारे पेपर से, पीडीए से, जब लगातार समाजवादी पार्टी के यहाँ से सांसद होते रहे और आप भी कह रहे हैं हमारे पत्रकार गढ़ है, तो उसके बाद आपने मूलभूत सुविधाएं थी। अब हमारा रेलवे स्टेशन है मैन पे, एकमात्र कालिंदी एक्सप्रेस चलती है, जब लगातार आप सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद। नेहा जी, बारी बारी से आपका जवाब। मैं आऊंगा, मैं उधर भी आ रहा हूँ। पहला सवाल उधर से परिवारवाद का था, दूसरा सवाल था कि कानून व्यवस्था पर बोलने का अधिकार आपको नहीं। एक सेकंड में कंप्लीट तो कर लूं। दूसरा सवाल था कि कानून व्यवस्था पर बोलने का अधिकार आपको नहीं है। तीसरा उनका यह कहना है कि अगर ये गढ़ है तो फिर मैनपुरी के लिए किया क्या गया। देखिए, बड़ा हास्यास्पद और बहुत दुख लगता है मुझे जब मैनपुरी की सम्मानित जनता इस तरह के बहुत तीक्ष्ण और दुखी सवाल पूछे। तो श्रद्धेय नेताजी ने वो काम किए हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो गए हैं। आज आपके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, यूजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा करने का काम नेताजी ने किया। नेताजी ने वो काम किया। आज हमें आरक्षण मिला है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो पाई, उसमें नेताजी का देन है। सैनिक जो पहले शहीद हो जाता था, उनकी डेड बॉडी करनी आती थी, नेताजी ने उन सैनिकों की डेड बॉडी आ सके वो काम किया है। और नेताजी और उनके बेटे आदरणीय अखिलेश जी ने 301 उधर से कहा जा रहा है कि सफेद महोत्सव। एक सेकंड में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड, बारी बारी से अपने सवाल। जी बताइए। एक सेकंड। देखिए, कोई रैली तो है नहीं, ना आपके सवाल आ पाएंगे ना उनके जवाब आ पाएंगे। शांतिपूर्वक सुनेंगे तो सवाल भी आएंगे और जवाब भी आएंगे। बाकी ये नारे तो रैली में आप लोग लगाते ही है ना। जी, सवाल। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता जी से। पहले बात तो नेताजी की बात पे मैं बोलूंगी कि श्रद्धेय नेताजी, आदरणीय नेताजी देश के नेता हैं, थे और रहेंगे, और इसका सम्मान पूरा मोदी जी ने भी किया है। ठीक है, ऐसे ही नहीं। सवाल मैडम, सवाल। हाँ, मेरा सवाल ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी में किससे बचाओ? इनके विधायक से, इनके सांसदों से। ओके, आपका सवाल आपका। मैं सवाल ये करना चाहती हूँ, अभी एक बहन जी बोल रहे थे कि नेताजी ने क्या किया। नेताजी ने वो काम किया, शायद वो इतिहास। मैडम जवाब नहीं, सवाल। सवाल मेरा ये है कि जो ये बताते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए इन्होंने कहा, आप संस्कार की बात करते हैं, आप सनातन धर्म की बात करते हैं, वहीं आपके उस लड़की को जिंदा जला दिया गया, ना तो वहाँ पे संस्कार। ओके, हाँ, आप बताइए। रेल बेच दी, सेल बेच दी, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देखे चुप अपने जेब
जेपी नड्डा, बताओ कैसा अमृत काल, बताओ कैसा अमृत काल। सर मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है, ये 400 का ढोल पीट रहे हैं। इन्होंने अभी एक रैली की क्रिश्चियन फील्ड में, ऐसी छोटे में, इन्होंने आज इतनी भीड़ जितनी आज है उतनी उस दिन नहीं जोड़ पाई, 400 सीटें नहीं भर पाई और 400 का ढोल सीट कहाँ से लाएंगे? 400, एक सेकंड आ रहा हूं मैं, 400 सीट कहाँ से लाएंगे? उधर से सवाल है कि आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कैसे करें? नारी शक्ति बंधन के तहत पूरे देश के अंदर नारियों का सम्मान किया है आदरणीय मोदी जी ने। हमारी जो समूह है, समूह में जो नारियां लखपति दीदी बनाने का काम किया, 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं, 3 करोड़ का लक्ष्य है जो नारी सम्मान का बात कर रहे हैं। और रहा सवाल ये लोग क्या बात करेंगे, सपा बसपा कांग्रेस मिलकर 65 वर्ष इन्होंने राज्य किया वहां पे, और पूरे देश के अंदर मात्र 2 एम्स बने थे मोदी जी 2014 से और 2024 तक के बीच में। आज 23 एम्स देश के अंदर हैं, 25 IIT देश के अंदर हैं। सुरक्षा के मानकों पे इनके यहाँ खुली लूट होती थी, हत्या होती थी, FIR नहीं लिखी जाती थी, और समाजवादी के गुंडे जो थे वो थाने चलाया करते थे। यही दर्द है इनको। ठीक है, आपको ये दर्द है कि आज कानून व्यवस्था का राज है, आज गुंडागर्दी नहीं हो रही, ये परेशानी उनका आरोप। इनकी कानून व्यवस्था ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, जब वो बलात्कार में पकड़े जाते हैं तो ये लोग उनके पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालते थे। इनके भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे चिन्मयानंद, वो अपने कॉलेज में लड़कियों से मसाज करा रहे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसके मुकदमे वापस लिए। ये हमारे लिए और इनके लिए शर्म की बात है। और इन्होंने कहा कि इनकी फाइलों में, गदम गोंडवी साहब ने इन चोर लुटेरे और मक्कारों के लिए बहुत पहले लिख दिया था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इसलिए क्योंकि जो काम आज मैनपुरी में आपको सड़कों पे दिख रहा है वो नेताजी ने कराया, आदरणीय अखिलेश जी ने कराया और आदरणीय डिम्पल यादव जी ने कराया है। आज आपको मैनपुरी में सामने देखिए अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। जब आदरणीय अखिलेश जी की सरकार थी तो ये मैनपुरी रोशनी से जगमग रहता था। राम नरेश जी, उनका कहना है कि जो कुछ हुआ है हमने करवाया, उनका कहना है जो कुछ हुआ है हमने करवाया, आपने भी कुछ करवाया नहीं। देखिए, भारत में लोकतंत्र गांव में निवास करता है। भारत की आत्मा गांव में रहती है। गांव में गरीब किसान और मजदूर निवास करता है, जिनके विकास का कार्य किया है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। वो गांव भारत के आजाद होने के बाद जिन गांव में विकास की किरण नहीं पहुंची थी, वहां विकास बहन कुमारी मायावती जी ने किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए, प्राथमिक विद्यालय बनवाए, जूनियर हाई स्कूल बनवाए और ITI कॉलेज बनवाए, डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज बनवाए। बहन कुमारी मायावती जी ने शहरों में, बस्तियों में, वो गरीब किसान जिन्होंने कभी छत नहीं देखी थी, ऐसे लोगों को लाखों की तादाद में किया। तो 2007 के बाद सत्ता में लौटे क्यों नहीं? 14 में शून्य क्यों हो गए? 19 में गठबंधन आए तो 10 तक पहुंचे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी आज भी भारत की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में उधर से आवाज आ रही है नंबर पर। वो लोकतंत्र में परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये चलता आपको उम्मीद है कि परिवर्तन आगे होगा। मैं पीछे से कुछ सवाल लूंगा, एक सेकंड, मैं पीछे से कुछ सवाल ले लूं। हाँ जी, बताइए क्या सवाल है आपका और किससे सवाल है? अगर 2 मिनट दे तो जी। पहला सवाल आपने ये कहा कि 5 सीटों के पूरा लगा हुआ है क्योंकि परिवारवाद है, इसके जवाब कुछ है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 5 सीटें कह रहे हैं, 400 रोकेंगे। दूसरी बात, इसी क्रिश्चियन फील्ड में नेताजी ने एक वादा किया था रक्षा मंत्री होते हुए SD देवगौड़ा के प्रेजेंस में कि हम मैनपुरी में एक शुगर मिल लगाएंगे, सबको रोजगार देंगे। शुगर मिल क्यों नहीं? शुगर मिल ये मणिपुर पे तो बात करना चाहते, लेकिन मैनपुरी में बात नहीं करना चाहते। मैनपुरी में घिरोर क्षेत्र में लाइन लगा के बसें लूटी गई और उसके बाद महिलाओं की इज्जत आबरू लूटी गई और उस पर बात नहीं करते। ये ओके, आपका सवाल ये है कि प्रशासन, जब शासन और प्रशासन की ये बात करते हैं तो थाने इनके गुंडे चलाया करते थे। एक थाने में एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, मैं बारी बारी से जवाब। पहले नया जी, उनका कहना है कि आप कह रहे हैं कि 400 पार वो नहीं जा पाएंगे, परिवारवाद से आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। एक सवाल भाई साहब का है कि नेताजी ने इसी मैदान, एक सेकंड, नेताजी ने इसी मैदान में वादा किया था शुगर मिल लगाने का, उस वादे का क्या हुआ? और कानून व्यवस्था के नाम पर कह रहे हैं कि पहले बसें लूट ली जाती थी, आज ये सब नहीं हो रहा है, इसलिए परेशानी हो रही है। देखिए, लूटमारी और हकमारी तो इस सरकार में खुलेआम हो रही है। देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है। भाई ने परिवारवाद का सवाल उठाया, मैं बहुत दूर नहीं जा रही। इनके बगल के और इनके जो प्रत्याशी है लोकसभा के, मैं उनका परिवारवाद आपको दिखा दे रही हूँ। ये जयवीर सिंह खुद कैबिनेट मंत्री हैं। इनका एक बेटा है जो जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष है, एक बहू इनकी ब्लॉक प्रमुख है, दूसरी बहू इनकी जिला पंचायत अध्यक्ष है। ये इनका लोकल परिवारवाद है। अब मैं इनके राष्ट्रीय परिवार
परिवार बात अपना वाला भी एक बार गिना दीजिए, एक बार अपना वाला भी गिना दीजिए। अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का चेयरमैन कौन से क्रिकेट के छक्का मार लेता है उसको बना दिया। दूसरा, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, उनका अपने संगठन में क्या राजनीतिक योगदान था जो सीधे विधायक बन गए। तीसरा, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दे दिया। मीनाक्षी लेखी बेचारी कार्यकर्ता थी, उसका काट दिया। एक बात और, नेताजी ने क्या क्या किया है भाई? नेताजी अब आ रहे हैं, एक सेकंड, क्या क्या किया उस पर आ रहे हैं ना, क्या क्या किया उस पर आ रहे हैं। परिवारवाद पर आपने उनकी पूरी कुंडली खोल दी। परिवारवाद पर उनकी पूरी, आप चाहते हैं सत्य सामने ना है ना, परिवारवाद पर उनकी पूरी कुंडली खोल दी। एक अब देखिए, आप सुनिए एक सेकंड। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। प्रोफेसर रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, डिम्पल यादव, ये क्या है? परिवार मेरे पास है। इनका जो पीडीए है, पी फॉर परिवार और डी फॉर डिम्पल और अखिलेश, सिर्फ 2 में ही समिट के इनका परिवार रह गया है। एक चीज, दूसरा ये अभी कह रही सुरक्षा की, दलित की बेटी बहन मायावती जी, गेस्ट हाउस कांड किसने किया? इनकी सरकार में माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे तब हुआ। ये सुरक्षा की महिला की बात करती हैं। और यहाँ परिवारवाद पे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यादव परिवार में केवल ये 5 ही सदस्य थे। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी यादव समाज को इनकी पार्टी ने टिकट तक नहीं दिया। अजय दुबे जी, जब परिवारवाद की बात चली रही है तो आज दिल्ली से खबर आई कि कांग्रेस सीसी की बैठक में फैसला हुआ है कि राहुल गांधी को रायबरेली भेज दिया जाए। ये फैसला होगा, इस पर मुहर लग जाएगी, और प्रियंका गांधी को भेज दिया जाए अमेठी। मतलब ये कि फिर परिवार से बाहर कोई नहीं मिल पाया। कोई टिकट दे सकता है, लेकिन चुनाव तो जनता जिताती है ना। जब जनता जिता करके वहाँ भेज देगी, फिर परिवारवाद कहाँ से आ जाएगा? आज युवा जो है न्याय मांग रहा है, वो बात तो आप कर नहीं रहे हो। युवाओं को न्याय चाहिए। आज अग्निवीर से काम चलने वाला नहीं है, इनको चाहिए सरकारी नौकरी। आज हिस्सेदारी की मांग हो रही है, आज हिस्सेदारी न्याय चाहिए, आज नारी न्याय चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो गरीब परिवारों की प्रत्येक महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रति साल दिया जाएगा। आज बात ये चल रही है, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, कहाँ है? कृष्णकांत जी, क्या जितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो परिवारवाद की आड़ में कहीं पीछे दब जा रहे हैं क्या? कि वो मुद्दे तो उठा रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, लेकिन सामने से परिवारवाद को लेकर जो हमला हो रहा है उस पर निरुत्तर हो जा रहा है। बिल्कुल अमित जी, जो असली मुद्दे हैं वो चुनाव के टाइम पर ऐसा लगता है जैसे धूमिल से हो जाते हैं। असली मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो पाती। बात होती है जातिवाद पे, बात होती है परिवारवाद पे, बात होती है और दूसरे मुद्दे निकल के आ जाते हैं चुनाव के वक्त पे। लेकिन वास्तव में जो जनता की असली जरूरतें हैं, जनता जिन बातों को ध्यान में रखते हुए वोट करती है, उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार और ये सब चीजें। और क्या यही कारण है क्या कि इस बार वोट परसेंट घट रहा है? उस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पीछे से कुछ सवाल लेकर आ जाऊं मैं। जी बताइए आपका सवाल। एक सेकंड, 1 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। आजाद भारत के इतिहास में किसी ने अगर युवाओं को अनपढ़ बनाने का काम किया तो भाजपा ने 18% जीएसटी एजुकेशन पर युवाओं में इतना रोष है। इंग्लैंड जैसा इतना अमीर पर जीएसटी क्यों? आपका सवाल। इंग्लैंड जैसा इतना बड़े देश जहाँ पे कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियां शिक्षा निःशुल्क है, युवाओं में इतना रोष है। युवा बस इतना ही कह रहा है कि फूल हो गुलाब का, ताजा हो या बासी, और वोट पड़ेगा साइकिल पर, सजा हो जाए फांसी। जी आपका सवाल बताइए। भाई ये पूछना चाहता हूँ कि दोनों प्रवक्ता सपा और भाजपा से कि जो पेपर आउट हो जाते हैं, बच्चों की 5-5 साल बर्बाद होते हैं, भर्ती नहीं आती, पेट की कॉमन कट ऑफ नहीं आ रही है, आप उसके लिए क्या प्रावधान लाए? बढ़िया सवाल। पूरा जो पेपर आउट हो रहे हैं, आप उसके लिए क्यों नहीं कानून बना रहे? ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा उधर से जवाब। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और इन्हीं के प्रत्याशी, एक आम नागरिक होने के नाते इन्हीं भाजपा के प्रत्याशी बार बार संविधान को खत्म करने की बात करते हैं और कहते हैं तभी 400 पार आएगी, संविधान खत्म होगी। ठीक है, ओके। हाँ, इधर से सवाल बताइए। हाँ बेटा, क्या सवाल है? कमल की बटन दबाइए और अपनी जिंदगी एंड बनाइए। और सुनो, युवा हो, पढ़े एक सेकंड, युवा हो, पढ़े लिखे हो, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपनी बात रख सकते हो तो रखो। पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया? एक सेकंड, इस सवाल को कितना अच्छी तरीके से कह पाए ना। तो जब भाषाई मर्यादा में रह के सवाल पूछा जा सकता है तो अमर्यादित क्यों होना? नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रशांत है। क्या करते हो प्रशांत? मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं युवा हूँ। और पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? मैंने पढ़ाई स्कूल तक की है। आगे पढ़ाई करिए ना, उसके बाद रोजगार मांगिए। एक सेकंड, आगे आपका सवाल आ गया।
उधर से उनका सवाल है कि शिक्षा पर, एक सेकेंड, शिक्षा पर जीएसटी आपने 18% क्यों कर दिया? युवाओं का सवाल है कि पहले तो वैकेंसी आती नहीं, वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जाता है, क्या करें इसका? इनकी जीएसटी पे मेरा ये सवाल है, इसी मैनपुरी में जो राशन आया करता था, पूरी ट्रेनें की ट्रेनें राशन माफिया जो हैं वो खा जाते थे। 80 करोड़ लोगों को राशन हिंदुस्तान की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुफ्त में दे रही है। और रहा सवाल शिक्षा के और विकास की बात ये कर रही है, 10 करोड़ लोगों को फ्री में गैस के कनेक्शन दिए हैं। जीएसटी 18% लेने का उसका उपयोग किया है। आज कन्नौज में अखिलेश यादव, एक सेकंड, आज कन्नौज में अखिलेश यादव जी ने कहा कि आपकी जीएसटी से व्यापारी परेशान है और आपकी नीतियों से नफरत बढ़ रही है। इस पर आपका जवाब? ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जीएसटी जो आ रही है पूरे देश के अंदर किसी भी मंत्री को भ्रष्टाचारी में नहीं पकड़ेंगे। और इस सपा बसपा और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार में रोज मंत्री इनके घोटाले में पकड़े जा रहे। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, पाताल घोटाला, जमीन में घोटाला, कोई ऐसा नहीं बचा जिसमें लोगों ने घोटाला नहीं किया। आज देश के अंदर कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं कर रहा है। जीएसटी का पूरा उपयोग देश की जनता के लिए हो रहा है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैनपुरी में ये जीटी रोड बना हुआ है। जब इनकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस समर्थन के साथ केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तो इस रोड पर लिख दिया जाता था ये रोड जो है केंद्र सरकार की है। ओके, आपका जवाब? देखिए, इन्होंने जीएसटी पे कितने शर्म की बात है, कोई जवाब नहीं दिया। आज जीएसटी का जो उपयोग कर रहे हैं लोग, ये अडानी और अंबानी की संपत्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आज देश का नौजवान इनसे सवाल पूछ रहा है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 से आई। 2017 में सबसे पहले यूपीपी की जो दरोगा भर्ती थी उसका पेपर लीक हुआ, फिर यूपीपीसीएल का पेपर लीक हुआ, फिर यूपीटीपीसी का पेपर लीक हुआ, फिर आरओ, टीजीटी, पीजीटी, टेट, पैट, ऐसा कोई पर्चा नहीं जो लीक होने से सरकार में बच पाया। और हद तब हो गई जब 50 लाख अभ्यर्थियों ने यूपी पुलिस की परीक्षा दी, उसका भी पेपर इन्होंने लीक कर दिया। अरे भाई, कुछ तो शर्म करिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मैनपुरी जानी जाती थी सेना में जाने वाले नौजवानों से, यहाँ दौड़ के नौजवान नौकरियां पाता था, इन्होंने उसे भी अग्निवीर बना दिया। हर तरफ संक्षेप में आपका काउंटर, अग्निवीर से भी नाराजगी। ये पेपर लीक की जो बात कर रहे हैं, और जब इनकी सरकार हुआ करती थी मुजफ्फरनगर में दंगे हुआ करते थे, और इन्हीं के प्रायोजित लोग जो हैं कॉलेज वाले, वो पेपर ले करने कर रहे हैं। एसआईटी गठित हो गई है, उन पर बाबा जी का बुलडोजर चलेगा। इधर से सवाल, हाँ बता। एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ। आपने सवाल पूछ लिया। मेरा इनसे सपा प्रवक्ता से बहुत सामान्य क्वेश्चन है। आपका गढ़ है, सब नेताजी ठीक है। 2012 में माननीय मुलायम सिंह जी ने विरासत सौंपी अपने बेटे अखिलेश यादव जी को। आप 2014 का चुनाव हारे, आप 2019 का चुनाव हारे, आप 2022 का चुनाव हारे, अब 2024 है। आपको जो विरासत सौंपी, आप इतने अच्छे आपके कारोबार थे, सारा बार बार हारते क्यों रहे? देखिए, सबका भाजपा जो है ना, सबका साथ सबका विकास पर काम करती है, और सबका साथ सबका विकास दिख रहा है। केवल एक परिवार का विकास नहीं, बल्कि पूरे देश का विकास हो रहा है। डबल इंजन की हमारी जो सरकार है, यहाँ पर विकास कराया था। ये बताने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता है, अगर आपका सवाल है तो बताइए। मेरा सवाल इनसे समाजवादी पार्टी से है। ये कहते हैं कि आप गढ़ है, आप भी बता रहे थे गढ़ है। इस मैनपुरी में तो ऐसा कुछ कभी किया नहीं जो गढ़ दिखता हो, सिर्फ लुटाई हुई है सड़कों के नाम पर। तो मैनपुरी की जनता बार बार जिता क्यों रही है? मैनपुरी की जनता इसलिए जिता रही है, इन्होंने इस हिसाब से परसिमन को बनाया है कि जितने भी यादवों के गांव हैं उनको जोड़ लिया। इटावा क्यों मारे जाते हैं? इटावा जीत गए। मेरा सवाल समाजवादी प्रवक्ता से है। चूंकि बहुत बार पीडीए शब्द का कई बार जिक्र हुआ, हम आपके पीडीए पे भरोसा क्यों करें? क्योंकि शासन में रहने के दौरान आपने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर खोखली नीतियां बनाई, तुष्टीकरण को ध्यान में रखा। हम आप पीडीए पर भरोसा क्यों करें? हाँ बताइए। पहले मास साहब को काउंटर किए देता हूँ। मास साहब ने वर्तमान की सरकार के खिलाफ आप मासी साहब को काउंटर मत करो, उधर सवाल है। मेरा सवाल काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है, लेकिन आप जवाब जरूर लेना। बहन अनुष्का पांडे पर आइए, बोलते क्यों नहीं है? हाथरस की दलित बेटियां मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इस समय इनके जितने भी नेता हैं, ये संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं। अच्छा। ये संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। लल्लू सिंह ने जो अभी सांसद हैं वर्तमान में, उस पर पीएम का काउंटर आ गया था, आपने सुना नहीं शायद? हाँ बताइए।
ये भाजपा के लोग गाय गैया मंदिर मस्जिद इससे हटके कुछ राजनीतिक कोई बातें क्यों नहीं करते? युवाओं के हित की बात क्यों नहीं करते? किसानों के हित की बात क्यों नहीं करते? मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है, जो विकास की बात करते हैं अभी तक मैनपुरी मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनवा पाया, और अनुष्का पांडे को न्याय कब मिलेगा, और ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? अनुष्का पांडे को न्याय कब मिलेगा? हाँ बताइए। हमारा सवाल प्रवक्ता जी से बीजेपी के कि मैं आपसे जानना चाहता हूं डायरेक्ट कि जब आपका सांड आपको मारता है तो सच्चाई बताइएगा कि अखिलेश यादव का एम्बुलेंस आता है बनाया हुआ आपका जवाब कि अगर आप विकास की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर अचानक से हिंदू मुस्लिम क्यों होने लगता है, राम नाम का जाप क्यों होने लगता है, गाय गऊ की बात क्यों होने लगती है? इन लोगों का तुष्टीकरण। और एक अनुष्का को लेकर कोई सवाल है, और उधर से सवाल है, आपका सवाल जी बताइए। हाँ ठीक है, सांड का सवाल। हमारा अनुष्का पांडे के मामले में एसआईटी गठित हो गई। एसआईटी ने जांच की, जांच करके उसकी फाइल जो है अपनी जांच रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट को और भेज दी है। अब रहा सवाल गाय का। 25 करोड़ रुपया लगा के गौशाला बनाई गई हैं पूरे मैनपुरी के अंदर, उनमें अब सड़कों पे आपको गाय नहीं मिलती। दूसरा, आपका क्वेश्चन जो विकास के मामले में था, विकास के लिए जो मेडिकल कॉलेज की ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मंदिर राम हिंदू मुस्लिम क्यों होने लगता है? ये हमारे एजेंडे में है। हम धारा 370 और राम मंदिर ये मेरे एजेंडे में है। हमारे संकल्प पत्र में, जो संकल्प पत्र में हमने दिया है वो सारे कार्य किए। धारा 370। नेहा जी, राम हमारे संकल्प पत्र में थे, हमने राम मंदिर का निर्माण करवाया। एक सेकंड, आप सवाल नहीं सुनते। हमने राम मंदिर बनवाया, आपको राम से दिक्कत और परेशानी क्या है? अभी प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कह दिया कि जो पूजा पाठ करते हो पाखंडी है। देखिए, आप लोग बयान को तोड़ मड़ोड़ के ना सुना करें। ये लोग धार्मिक नहीं है, ये लोग धर्मी ध्वजी लोग हैं। ये सिर्फ धर्म का झंडा लेकर के चलने वाले लोग हैं। असली धार्मिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी और डिम्पल जी हैं, जो नवरात्र के पूरे व्रत रहते हैं। ये तो ढोंगी लोग हैं, ये ढोंग करने वाले लोग हैं। इनकी असलियत जनता अयोध्या से दूरी का कारण क्या है? दूसरी बात, दूरी का कोई कारण नहीं। माननीय राष्ट्रीय तो आज तक गए क्यों? आप परिवार जाएंगे, दर्शन करेंगे। चुनाव जीतने के बाद इनके दिए हुए समय के अनुसार कोई नहीं जाता। धर्म हमारा निजी विषय, आस्था मेरा निजी विषय है। राहुल प्रियंका जाने वाले हैं, क्या अखिलेश भी जाएंगे साथ में? परिवार के साथ जाएंगे, अपने पूरे परिवार को दर्शन कराने ले जाएंगे। इनको क्यों दिक्कत है? ये क्यों राम नाम की लूट मची है? लूट सको तो लूटो, ये लूट क्यों मचाए हुए हैं? दूसरा सवाल भाई ने मुझसे पूछा था पिछड़े समाज को लेकर के। मैं आपको इसी मैनपुरी का बता देती हूँ। पिछड़े समाज की चेयरमैन की प्रत्याशी थी सुमन वर्मा जी, यहाँ से उनको हराने के लिए, वो जीत चुकी थी, उन्हें हराने के लिए बंद कमरे में उनके साथ मारपीट की गई, उनके बाल नोचे गए, उनका अपमान किया गया। ये इनकी हैसियत है, यही इनकी औकात है कि जब ये चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ बाल नोचेंगे महिलाओं। जी, अपनी बात बताइए। जी क्या कह रहे हैं? कहीं हैं चर्चा में, उधर कोई राम मंदिर के दर्शन करने जा रहा है, राहुल और प्रियंका भी प्लान बना रही है वहां दर्शन करने के लिए जाने के लिए। नेहा जी कह रहे हैं कि राहुल जी भी, अखिलेश जी भी जाएंगे दर्शन करने के लिए परिवार सहित। मायावती जी को अभी तक राम के दर पर जाने में इतना समय क्यों लग गया? और आकाश आनंद का तो अभी बयान आया था कि उन्होंने मंदिर बनवाया, मस्जिद बनवाएंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर शासन करती है, और बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों का सम्मान करती है। जहां तक भगवान श्री राम की बात है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब के नाम में राम जुड़ा हुआ है। हम लोग वो हैं कि हमारे पूर्वजों के नाम सब राम पर ही रखे गए हैं, लेकिन वोट की माया अयोध्या नहीं जाने दे रही है। ठीक है, आपका काउंटर। अभी एक सेकंड अभी एक खबर आई है कि राहुल और प्रियंका अयोध्या जा सकते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। बीजेपी का कहना है कि देखिए, जब तक वायनाड में चुनाव था तब तक गए नहीं, राम से दूरी बनाए रखी, अब अमेठी जाना है तो सियासी मजबूरी इसलिए जा रहे। राम एक आस्था का विषय है और वो प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम में है। कौन कहाँ जाएगा क्या ये तय करेंगे। जो धार्मिक काम है वो धार्मिक लोगों को करने दिया जाए। हर बात में जब इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं, कोई काम नहीं होता है, उस समय ये इस तरह की बयानबाजी करते हैं। भाई हमारी आस्था है राम में, आपकी रहीम में है, आपकी अल्लाह में है, आपकी किसी में, तो इसका मतलब क्या? राम की मर्यादा को इन्होंने कभी नहीं देखा। भगवान श्री राम आपने तो राम को मानने से मना कर दिया था ना। आपको लग रहा है कि ये एक ऐसा मसला है जिस पर बार बार विपक्ष घिर जा रहा है, और यही कारण है कि अब राहुल और प्रियंका को तय करना पड़ा है कि हाँ, हम जाएंगे अयोध्या दर्शन करने के लिए, और नेहा जी को कहने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि अखिलेश भी परिवार के साथ जाएंगे दर्शन करने के लिए। देखिए, ऐसा है, राम मंदिर जब बना उसके बाद वहाँ भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रधानमंत्री जी पहुंचे, उसके बाद से एक तरफ से पूरे देश में ये लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी का ये मंदिर बना।
तो बीजेपी का मंदिर इस नजर से देखने लगे लोग उसको, दूसरे राजनीतिक दल की बीजेपी का मंदिर है, इसलिए उन लोगों ने उस समय पे दूरियां बनाई। क्योंकि भगवान राम तो सबके हैं और सबके राम है, तो सब दर्शन करेंगे। और सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, वो करके दिखाना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ, मैं पीछे से कुछ सवाल लेता हूँ। जी बताइए आपका सवाल। आप एक सेकंड, पहली बात तो एक सेकंड अपनी जगह पर रहिए। अरे ये सब नारे चुनावी रैली में लगाना यार, यहाँ सवाल पूछ लो भाई, मौका मिल रहा है आपको। मैं बारी बारी से सबके पास आऊंगा, सवाल बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मैं आऊंगा आपके पास, बैठ जाइए। श्रद्धेय नेताजी को हम नमन करते। नेताजी ने मैनपुरी पूरे पश्चिमांचल को पहचान दी पूरे देश में। नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, जब कोई हमारा सैनिक, हमारा भाई शहीद होता था बॉर्डर पे, तो उसको इस सम्मान उसके घर तक पहुंचाने का काम करते थे। ये लोग कारगिल का जब युद्ध हुआ तो इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने कफन बेचने का काम किया। ठीक है, ओके, आ गया सवाल, आ गया आपका, बताइए। ये संविधान को खत्म करने वाले भाजपा के लोग, लल्लू सिंह खुद, उनका वीडियो वायरल। लल्लू सिंह के कहने से संविधान खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लोग सर, मेरे दो सवाल है। एक तो ये परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। नोएडा का जो विधायक है वो राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, ठीक है। और एक विद प्रूफ मेरे पास ये है, ऑन रिकॉर्ड नोएडा प्राधिकरण ये भ्रष्टाचार की बात करते, तो फिर ये प्राधिकरण की जमीन को घेर कर वहाँ के स्थानीय विधायक और स्थानीय जो अध्यक्ष है, अवैध अतिक्रमण का आपका सवाल है। जी बताइए, आप सवाल पूछोगे, आप बताइए। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से, उन्होंने शुरू में एक क्वेश्चन किया था कुलदीप सेंगर के ऊपर, न्यायिक हिरासत के अंदर उनको अभी इस समय कोर्ट में है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जहां पर इनके 35 साल से ये गढ़ रहा, मैनपुरी में घोषणा की गई नेताजी के द्वारा कि यहाँ पर एक गन्ना मिल के द्वारा यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई जाएगी, सवाल पूछ आज तक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्होंने विकास किए, परंतु जिस साल सैपई महोत्सव हुआ था प्रथम बार, उस समय 200 गाड़ियां एक रात में लूटी गई थी कलोर पे, गिरोर से 5 किलोमीटर दूर। उसमें कानून व्यवस्था नहीं थी। एक बेटा आपका सवाल पूछना है, ठीक है, ओके, मैं एक, हाँ बताइए। मैं जनता से इतना ही कहूंगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले हैं। ठीक है, उधर से सवाल ये है कि आपके एक सांसद का बयान आया, मोदी जी ने हालांकि इस पर काउंटर कर दिया, उन्होंने कहा कि संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन ये चर्चा लोगों में चल रही है कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा अगर आप तीसरी बार सत्ता में, और यही तो विपक्ष का आरोप। ये इंडी गठबंधन जो है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कुछ न कुछ भ्रम फैलाने का ये काम कर रहे हैं। मोदी जी ने जो उसको खंडन कर दिया, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि जब देश के अंदर आपातकाल लगाया गया था, वो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कानून और देश के संविधान को खत्म करने का काम इन लोगों ने किया था। आज मोदी जी पे आरोप लगा रहे ऐसे लोग जो आपातकाल लगाने के बाद जो सारे नेताओं को जेल में डाल। नेहा जी, आप ये आरोप लगाते हैं कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा अगर ये तीसरी बार सत्ता में आते हैं, तो उनका आरोप है कि कांग्रेस ने 47 में देश का बंटवारा किया, अब संपत्ति के बंटवारे की बात कही जा रही है। आज योगी जी ने कहा कि अगर आपके पास 4 कमरे हैं और ये सत्ता में आ जाएंगे तो 2 कमरा समाजवादी पार्टी कांग्रेस हथिया लेगी, 2 ही रह जाएंगे आपके। देखिए, आज संविधान और आरक्षण दोनों खतरे में है। 69,000 शिक्षक भर्ती इनकी सरकार में हुई है। 6800 अभ्यर्थी आज भी संघर्ष कर रहे हैं। ये उन्हें नियुक्ति पत्र कब देंगे, ये आज इनसे प्लीज पूछ लीजिएगा। बहुत साल हो गए बेचारों को धरने बैठे हुए। दूसरा, अभी कहा था कि गौ रक्षा की ये लोग बात करते हैं, गाय काटने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा ले लिया, इन्हें शर्म नहीं आ रही है। और तीसरी बात, मोदी जी राम मंदिर बहुत जा रहे हैं, पिछले 10 सालों से चर्चा भी बहुत की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मोदी जी को जसोदा बहन के पास भी जाना चाहिए। 10 साल हो गया है, ना वो गए ना उनका कैमरा गया है। थोड़ा चले जाए तो अच्छा रहेगा ना। उनकी जब मोदी जी की माँ एक्सपायर हुई, जसोदा बहन को घर तक नहीं आने दिया, अंतिम दर्शन नहीं करने दिए। अरे भाई, जो नेता अपनी माँ की मृत्यु पर भी राजनीति करे उसको शर्म आनी चाहिए। उधर से एक सवाल था, एक सेकंड, उधर से एक सवाल था कि नेताजी ने शुगर मिल लगाने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? देखिए, नेताजी ने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। आदरणीय अखिलेश जी ने, अरे भाजपा ने 10 साल में क्या किया? नेताजी ने और अखिलेश जी ने यहाँ सैनिक स्कूल दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, 100 बेड का अस्पताल दिया, 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस दिया और पूरे मैनपुरी की सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया। इन्होंने 10 साल में एक भी विकास कार्य मैनपुरी के अंदर नहीं किया है और प्रदेश में भी नहीं किया इन्होंने। मैं उनका काउंटर लूंगा, लेकिन एक सवाल आपसे और, अभी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईवीएम में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया, अभी भरोसा है या कोई डाउट है? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदैव कहा है कि हम चुनाव आयोग पे भरोसा कर रहे हैं।
माननीय चुनाव आयोग से हम लोगों ने कई सारी शिकायतें इस चुनाव के बीच की हैं, जो लगातार पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव हो रहे थे उसमें जिस तरह से ईवीएम की शिकायत हो रही थी उस पर तत्काल हमारी पार्टी शिकायत कर रही थी। राम नरेश जी, अभी ईवीएम पे भरोसा है या अभी भी डाउट है? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं। देखिए, माननीय चुनाव आयोग पर विश्वास करके ये इलेक्शन हो रहा है। अभी संविधान की बात आई थी कि संविधान की रक्षा वाली बात है, तो संविधान की रक्षा बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इस देश के अंदर समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने जनपद पार्क स्मारकों के नाम बदल दिए, जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। कन्नौज में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 12 में बदला था और 19 में आप साथ आ गए, आज आपको शिकायत याद आ रही है। जी बताइए, अभी ये बताइए कि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया, आप क्या सारे सवाल खत्म हो जाने चाहिए? विपक्ष अभी भी अपने लिए हथियार बनाएगा इसको लेकर कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हम कह देंगे कि ईवीएम के साथ छिड़खानी। विपक्ष रोना रोएगा जिस दिन 4 तारीख को हम 400 पार, भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार जब करेगा, उस दिन विपक्ष रोना रोएगा ईवीएम पे। इनका क्या है, जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक थी और जहां ये हार गए साहब ईवीएम गड़बड़ हो गई। ईवीएम राइट या ईवीएम पर डाउट? जहां ईवीएम गड़बड़ होगी वहां शोर तो मचाया जाएगा, कहा तो जाएगा ही। तो जहां गड़बड़ है वहां कहना पड़ेगा। जहां जीत रहे हैं वहां ठीक है? नहीं, जहां गड़बड़ है वहां कहना पड़ेगा। कर्नाटक में, हिमाचल में ठीक। आज जो ज्वलंत समस्या है सबसे बड़ी है महंगाई की, भ्रष्टाचार की, और सबसे बड़ी है जो शिक्षा जो है, अपना शिक्षा सबसे सस्ती होनी चाहिए। आज हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकों। अरे तो आप शिक्षा की बात करते हैं ना, आप आरक्षण की बात करने लगे, आप संपत्ति सर्वे की बात करने लगे, आप विरासत टैक्स की बात करने लगे। कहाँ विरासत? सैम पित्रोदा विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी फाइनेंशियल सर्वे की बात कर रहे हैं। राजीव गांधी जी ने विरासत टैक्स को खत्म किया था और सैम पित्रोदा उसे लगाने की बात कर रहे हैं। कम वोटिंग परसेंटेज के पीछे क्या कारण आप देख पा रहे हैं? क्या पब्लिक के असल मुद्दे गायब हैं, इस वजह से पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं देख पा रहे हैं, या सियासत की गर्मी के साथ साथ तपिश है इस वजह से आप देख पा रहे हैं? देखिए, तपिश का तो असर थोड़ा बहुत अमित जी देखने को मिलता ही है। आज मौसम पहले ही कुछ गर्म हो गया है, लेकिन असल मुद्दे धूमिल हो जा रहे हैं, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम रह रहा है। प्रथम चरण का देख लीजिए, सेकंड चरण का देख लीजिए, और थर्ड फेज है जिसमें कि कई लोगों की आन बान शान लगी हुई है। मैं पॉइंट पर समाप्त करूंगा, तमाम वोटर्स से अपील करते हुए कि पहले और दूसरे चरण में आपने कम वोटिंग की है, तीसरे चरण में भारी तादाद में घर से निकलिए और वोट करिए। मैनपुरी की जनता के लिए एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने सार्थक चर्चा यहां पर होने दी है, अपने सवाल पूछे और जवाब आए हैं। आज मैनपुरी से चुनाव एक्सप्रेस में इतना ही। कल आपसे कन्नौज में मुलाकात होगी वोटिंग ग्राउंड में। मिलिएगा, अपने सवाल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।